Hello friends, welcome to another video on security. In this video we'll talk about traditional notion internal. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल की और इसमें हम बात करेंगे इंटरनल। तो एक्सटर्नल में जैसे हमने बात की कि आउटसाइड द बॉर्डर जो थ्रेट्स हैं उनको हम एक्सटर्नल ब्रॉडली कह सकते हैं। इंटरनल में हम बात करते हैं कि इंटरनल थ्रेट्स क्या हैं। देखिए अब जब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बॉर्डर आउटसाइड द बॉर्डर ही अटैक होगा तभी सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी। देर मे बी सर्टन प्रॉब्लम्स विच आर विद इन द सोसाइटी, है ना। हाउ कैन अ सोसाइटी बी सिक्योर इफ देर इज अ वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस इनसाइड द बॉर्डर्स? ठीक है, एंड हाउ कैन इट प्रिपेयर टू फेस सच वायलेंसेस? देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, therefore must also therefore concern itself with internal security. तो internal security भी एक important aspect है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का। there is a reason the reason it is not given so much importance is that the Second World War, it seemed that for the most powerful countries on earth internal security was more or less assured. ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस टॉपिक को या इस इशू को इसलिए नहीं दी गई क्योंकि 20th सेंचुरी में ज़्यादातर जो पावरफुल नेशंस थे उनके लिए इंटरनल सिक्योरिटी की कोई थ्रेट ही नहीं थी। देयर वर थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉर्डर और फ्रॉम द सुपर पावर्स बट नॉट फ्रॉम विद इन द बॉर्डर्स। तो ये एक फैक्ट था, अज्यूम्ड फैक्ट था कि इंटरनली कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है और everything is going fine for these countries. Second World War, there was a context and situation in which internal security did not seem to matter much as it had in the past. जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो टाइम है, कोल्ड वॉर का जो टाइम है, जब दो सुपर पावर्स के बीच में राइवलरी चल रही थी यूएसए एंड यूएसएसआर के, तो उस वक्त इंटरनल सिक्योरिटी का कोई बहुत कहीं कोई सिचुएशन नहीं थी। उससे पहले नो डाउट थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक्सटर्नल थ्रेट ही ज़्यादा जो थे वो सिग्निफिकेंट थे। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, पर्टिकुलरली द पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज, फेस्ड नो सीरियस थ्रेट्स फ्रॉम ग्रुप्स और कम्युनिटीज विद इन लिविंग विद इन देयर बॉर्डर्स। तो जो बॉर्डर के अंदर कम्युनिटीज रह रही थी उनसे कोई उनको थ्रेट नहीं था। व्हाट वर द एक्सटर्नल थ्रेट्स फेसिंग दीज पावरफुल कंट्रीज? अब एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या थे इनको? देखिए एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो एक थ्रेट था वो था फ्रॉम द सुपर पावर्स, ठीक है। यूएसए और यूएसएसआर, उन दोनों को किसी ना किसी, दोनों में से किसी ना किसी एक अलायंस को ज्वाइन करने का प्रेशर था और अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो जो सुपर पावर था उसका थ्रेट था। अबव ऑल द टू अलायंस feared a military attack from each other. दोनों अलायंस जो थे उनमें एक डर बना हुआ था कि एक या दूसरा उनके ऊपर एक दूसरे पे मिलिट्री अटैक कर सकता है। और फिर कुछ हद तक जो ये कॉलोनीज थी, क्योंकि जो कॉलोनियल पावर्स थी वो उन्होंने छोटी वीक नेशंस को 19th सेंचुरी में और उससे पहले से अपना गुलाम बनाया था। वहाँ पर लोग जो थे रिजेंट कर रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे फॉर देयर इंडिपेंडेंस। सो यहाँ पर कॉलोनीज में भी वायलेंस था। दिस वाज द थ्रेट विच यू कैन से अबाउट securities in this 20th century. Then we have only to remember the French fighting in the Vietnam. French जो वियतनाम में उनके वियतनामी लोगों के खिलाफ लड़ रहा था 1950s में, और ब्रिटिशर्स कीनिया में लड़ रहे थे, है ना, और हिंदुस्तान में भी ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ लड़ रहे थे। As the colonies became free from the late 1940 onwards, their security concerns were often similar to that of the European powers. अब जैसे ही ये जो colonial powers से आज़ाद हो गई कॉलोनी, तो इनके सिक्योरिटी कंसर्न भी सेम हो गए वैसे ही जैसे यूरोपियन पावर्स के थे। Some of the newly independent countries like European powers became members of the Cold War alliance. अब जो ये यूरोप में न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो अलायंस का, किसी न किसी वॉर अलायंस का मेंबर बन गए, ठीक है, जैसे वॉर्सो था या नाटो था, एंड देयरफॉर हैड टू वरी अबाउट द कोल्ड वॉर बिकमिंग अ हॉट वॉर एंड ड्रैगिंग देम इनटू द हॉस्टिलिटीज। इसलिए अब इन पे डर क्या बना हुआ था कि ये लोग कोल्ड वॉर में जो ये इन्वॉल्व हैं इनको हॉट वॉर में ना कहीं ड्रैग कर लिया जाए और फिर इनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाए। इसके अलावा और जो ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनके लिए प्रॉब्लम थी, जो बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी वो थी नेबर्स, ठीक है। द अदर साइड इन द कोल्ड वॉर अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ द अलायंस और
अगेंस्ट एनी ऑफ द अदर पार्टनर्स ऑफ द यूएस एंड द सोवियत यूनियन। अब आपका नेबर कौन से अलायंस को ज्वाइन कर रहा है उसका प्रेशर था। जैसे पाकिस्तान ज्वाइंड द यूएस अलायंस, तो इंडिया डिडंट ज्वाइन एनी ऑफ द अलायंस, बट इंडिया हैड अ थर्ड ऑप्शन ऑफ नैम। बट पार्शली ऐसा बोला जाता है कि सोवियत यूनियन ब्लॉक को हमने ज्वाइन कर लिया था जब हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1972 में उनके साथ साइन किया। The Cold War between two superpowers was responsible for approximately 1/3 of the wars in the post-Second World period. अब कोल्ड वॉर जो ये दो सुपर पावर्स के बीच में चली, इसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 1/3 जो वॉर्स हुई हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके लिए ये कोल्ड वॉर ही रिस्पॉन्सिबल है। मोस्ट ऑफ दीज वॉर्स वर फॉट इन द थर्ड वर्ल्ड। ज्यादातर जो लड़ाइयाँ लड़ी गई ये सारी थर्ड वर्ल्ड में। जो थर्ड वर्ल्ड में वो कंट्रीज हैं जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी और डेवलपिंग कंट्रीज थी, इनमें ये वॉर्स लड़ी गई। इनमें एक कंट्री को यूएस बैक कर रहा था और दूसरी को यूएसएसआर। Some colonial people feared after independence that they might be attacked by their former colonial rulers in Europe. अब जो ये इंडिपेंडेंट हुए थे नेशंस, इनको ये भी डर बना हुआ था कि जो जिन यूरोपियन पावर्स से इन्होंने अपनी आज़ादी ली है वही दोबारा उनके ऊपर अटैक ना कर दें, एंड देयरफॉर टू डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट एन इंपीरियल वॉर। तो इसलिए इनको अपने आप को प्रिपेयर करना था ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए। फिर द सिक्योरिटी चैलेंज facing the newly independent countries of Asia and Africa were different from the challenges in Europe in two ways. ये जरूर कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी चैलेंज एशिया और अफ्रीका के लोग फेस कर रहे थे वो यूरोप के लोगों से डिफरेंट थे दो तरीके से। एक, द न्यू कंट्रीज फेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स। नई कंट्रीज थी, इनको ये डर बना हुआ था अपने पड़ोसी से ही कि वो, क्योंकि उनके साथ उनके डिस्प्यूट्स थे, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट्स थे, माइग्रेंट्स को लेकर डिस्प्यूट थे, रिवर वाटर्स को लेकर डिस्प्यूट्स थे, तो इन किसी ना किसी इशू को लेकर उनका नेबर के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और दूसरा था दे हैड टू वरी अबाउट इंटरनल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स विद इन द कंट्री। मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स का डर था, जैसे बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी जहां पर मिलिट्री कोज हुए और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो करके कोई आर्मी डिक्टेटर वहां का रूलर बन गया। तो ये दो तरह के जो मेन सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो थे इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जो कि यूरोप में नहीं थे। यूरोप में जो सिक्योरिटी कंसर्न था वो था प्रेशर फ्रॉम टू सुपर पावर्स, उनको कौन सा कैंप ज्वाइन करना है, ठीक है, यूएस या यूएसएसआर का। Many newly independent countries came to fear that neighbors even more than they feared the US or the Soviet Union or the former colonial powers. They quarreled over border dispute, etc. तो जैसा मैंने पहले आपको कहा कि उनको डर ज्यादा इस बात का था कि नेबर क्या कर रहा है, और नेबर से उनको ज्यादा डर बना हुआ था rather than US and the USSR or the Soviet Union. और कुछ जगह पर ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी इनमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी थी, क्योंकि बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी होने की वजह से कुछ जो लोग थे वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने कंट्री से, अपने नेशन से सक्सीड करने की या एक सेपरेट नेशन की डिमांड भी की। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स थी। समटाइम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स मर्ज, और इन्हीं नेशंस में कई बार ऐसा हुआ कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स है और इंटरनल थ्रेट्स है वो मिक्स हो गई। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप। देखिए, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है एक, या जो खालिस्तान की मूवमेंट हुई पंजाब में, दैट इज एन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ इंडिया। लेकिन उसको सपोर्ट जो थी वो हमारे इमीडिएट नेबर से, जिसके साथ हमारे बॉर्डर डिफरेंसेस है, टेरिटोरियल डिफरेंसेस है, वाटर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उसके साथ है। तो वो नेबर इस तरह की सक्सेशनिस्ट मूवमेंट को, जो इंटरनल प्रॉब्लम हमारी है, हमारे लोगों को बैकअप करता है। तो ऐसे में ये दोनों जो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स हैं वो मर्ज हो जाती हैं, राइट। द नेबर माइट हेल्प, ये हो गया। इंटरनल वॉर्स नाउ मेक अप मोर देन 95% ऑफ ऑल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में जितने भी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसके 95% आर्म्ड कन्फ्लिक्ट जो है वो इसी तरह के इंटरनल वॉर्स हैं। 1946 से लेकर 1991 तक 12 टाइम्स इंक्रीज हुआ है सिविल वॉर्स में, और जो कि पिछले 200 साल का सबसे बड़ा जंप है। The new states external wars with neighbors and internal wars posed a serious threat to this challenge to their security. अब ये जो नेबर्स हैं इनकी इंटरनल वॉर्स और काफ़ी एक सीरियस थ्रेट रेज करती हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ
नेशन। अगर हम अगली टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक है हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। देखिए, सिक्योरिटी एक ऐसा इशू है, इसको एक्सक्लूसिवली कोई एक कंट्री इंडिपेंडेंटली और हैंडल नहीं कर सकती। इसके लिए कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कोऑपरेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल। Therefore, these limit relates both to the ends and the means of a war. It is now an almost universally accepted view that countries should only go to war for the right reason, primarily self defense or to protect other people from genocide. इसलिए ये कहा जाता है, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि वॉर जो है ना वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने के लिए। और वो वॉर जाने का एक रीज़न लास्ट आप ये भी कह सकते हो कि आपको सेल्फ डिफेंस में वॉर में जाना पड़ रहा है, या आपने लोगों को जेनोसाइड से बचाने के लिए वॉर में जाना पड़ रहा है। अदर वॉर शुड नॉट बी रिजॉर्टेड। और जब अगर वॉर ब्रेकआउट हो भी जाती है तो आर्मीज जो है वो बड़ी उनको प्रोफेशनली काम करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए जो नॉन कम्बाटेंट्स हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि ऐसा होता है जब वॉर होती है तो उसमें जो सिविलियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, सोल्जर्स का या आर्मी का तो होता ही है, पर सिविलियंस को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे नुकसान से बचना चाहिए और फोर्स या ताकत, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये लास्ट अल्टरनेटिव की तरह काम में लाया जाना चाहिए जब बाकी आपके सारे के सारे जो तरीके हैं या जो मेजर्स हैं वो खत्म हो चुके हों। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी डू नॉट रूल आउट अदर फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन एज वेल। इसके अलावा और कई तरह के कोऑपरेशन हैं, उनको भी हम काम में ला सकते हैं टू प्रिवेंट द सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री, जिसमें बहुत सारे तरीके हैं, जैसे डिसआर्मामेंट है, आर्म्स कंट्रोल है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है। डिसआर्मामेंट में होता है कि जो कंट्रीज हैं वो अपने वेपन्स को कट डाउन करती हैं। और जैसे इसके एग्जांपल में हम बात कर सकते हैं 1972 की बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन ट्रीटी है, जिसको हम शॉर्ट में BWC कह देते हैं, ठीक है। और फिर 1992 की केमिकल वेपन कन्वेंशन है, CWC भी है, जिसमें ये बैन किया गया है कि केमिकल वेपन्स की प्रोडक्शन और पोजेशन दोनों ही कंप्लीटली बैन है। फिर आपके more than 155 states have acceded to BWC and 181 states acceded to CWC। बहुत ज़्यादातर कंट्रीज ने इन दोनों ट्रीटीज को साइन किया हुआ है। बायोलॉजिकल में बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं इस्तेमाल करेंगे और केमिकल में केमिकल वेपन्स, ये कंट्री जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। Both conventions included all the great powers, but the superpowers, the US and Soviet Union, did not want to give up their third type of weapons। अब हालांकि ये जो दोनों सुपर पावर्स हैं ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, कोल्ड वॉर के टाइम की, US एंड सोवियत यूनियन, इन लोगों ने भी ये दोनों ट्रीटी साइन की हुई हैं, CWC एंड BWC। पर इन्होंने थर्ड टाइप के जो वेपन्स हैं इनको ये लोग अभी इतनी तरह से आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं, जिनको हम न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, ठीक है। इस पर इन न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने भी सीरीज ऑफ ट्रीटीज हैं जो साइन किए हैं। जैसे कि आर्म्स कंट्रोल में एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी है 1972 की, जो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में साइन हुई है। फिर इसके बाद आप ये कह सकते हो कि US और इसके सोवियत यूनियन के बीच में SALT I, SALT II, START I, START II, NPT, जो कि 1968 में आर्म्स कंट्रोल के लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी। इसमें क्या है, इसमें यह कहा गया है कि जो कंट्रीज के पास या जिन कंट्रीज ने 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं वो रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी ना न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, ना ही इसकी जो बनाने की जो टेक्निक है या फॉर्मूला है वो किसी और को देगा, ठीक है। तो NPT डिड नॉट अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, रादर इट लिमिटेड द नंबर ऑफ कंट्रीज दैट कुड हैव देम। NPT ने न्यूक्लियर वेपन तो नहीं खत्म किए, लेकिन ये जरूर लिमिट कर दिया कि जिन लोगों के पास या जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है अब उनको वो बना नहीं पाएंगे। तो इसके अलावा हमने आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट की बात कर ली, आर्म्स कंट्रोल की बात। इसके बाद है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में क्या होता है, इंटरेक्शन बढ़ाई जाती है लोगों के बीच में, ताकि रिलेशनशिप जो है वो कंट्रीज के बीच में इंप्रूव हो सके, जिसमें आइडियाज़ को शेयर किया जाता है और इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है और कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं,
जब आइडियाज की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मेजर होते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा काम जो करती हैं कंट्रीज वो क्या है, जो अपनी मिलिट्री इंटेंशंस हैं उनको शेयर करती हैं अपने नेबर्स के साथ, सो दैट या जिनके साथ उनके हॉस्टाइल रिलेशनशिप हो, तो ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई अटैक ना हो जाए। क्या उनके मिलिट्री प्लान्स हैं, कहाँ पर उन्होंने अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है, और क्या क्या उनके पास वेपन्स हैं, ये सब कुछ हद तक आप कह सकते हो कि जो ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। और अगर कोई वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बारे में भी जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं या जो जॉइनिंग कंट्रीज हैं, उनको बताया जाता है, सो दैट कोई वो इसको मिसकैलकुलेट ना कर ले कि हाँ कोई कंट्री जो है उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है या तैयारी कर रही है, मिसकंसेप्शन दूर हो जाए। ओवरऑल, traditional conception of securities are primarily concerned with the use or threat of use of military force। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कंसेप्शन है ये प्राइमरीली मिलिट्री यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स से डील करता है। एंड इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोर्स इज बोथ द प्रिंसिपल थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड प्रिंसिपल मीन्स ऑफ अचीविंग इट। और ये बड़ी सुंदर बात यहाँ पे कही गई कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में फोर्स ही सबसे बड़ा थ्रेट है सिक्योरिटी को, और सबसे बड़ा मीन्स है जिससे कि सिक्योरिटी अचीव की जा सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। और तब तक आप अपना ख्याल रखें और गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।